हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि सभी लोग मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th का केमिस्ट्री, जो कि है चैप्टर 10 यस ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, इससे रिलेटेड हमने ऑलरेडी एक वीडियो को बना रखा है, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आज के इस लेक्चर को समझने के लिए पहले वीडियो को ज़रूर देख लें, क्योंकि आप यदि उस वीडियो को देखते हैं तो आज का जो लेक्चर होगा ये बड़ा ही अच्छे से समझ में आएगा आपको। क्योंकि इसके पहले हमने यस ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है उसको डिस्कस किया था, या फिर जो हमारा पीरियोडिक टेबल होता है, पीरियोडिक टेबल को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है उसके बारे में बताया था। ठीक है, एसपीडीएफ के बारे में बताया था, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को भी समझाया था कि यस ब्लॉक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसा होता है, और हमने ट्रिक भी बताया था कि कैसे हम लोग यस ब्लॉक के एलिमेंट को याद करते हैं या फिर उनके एटॉमिक नंबर को कैसे याद करते हैं। ये सारी चीज़ें हमने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर दिया था। ठीक है, तो यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ये हमारा रिक्वेस्ट है कि एक बार ज़रूर जाकर के उस वीडियो को देख लें। उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। ठीक है, तो आइए उसके आगे से आज हम स्टार्ट करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा यस ब्लॉक एलिमेंट के जो पहला ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप, जिसको हम बोलते हैं अल्कली मेटल्स। ठीक है, हम जानते हैं कि यस ब्लॉक में जो यस ब्लॉक एलिमेंट्स थे, ठीक है, यस ब्लॉक एलिमेंट्स में हमने देखा था कि टोटल 2 ग्रुप्स थे। जो पहला ग्रुप था उसको हम लोग बोलते हैं अल्कली मेटल, और जो दूसरा ग्रुप था इसे हम बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, जो फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप को हम बोलते हैं अल्कली मेटल्स। इसमें देखिएगा कौन कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं फर्स्ट ग्रुप में। सबसे पहला तो होता है हाइड्रोजन, दूसरा होता है लिथियम, फिर होता है सोडियम, फिर पोटेशियम, रुबिडियम, उसके बाद होगा सीजियम, और लास्ट होता है फ्रांसियम। ये हो गया आपका यस ब्लॉक का पहला ग्रुप। और इसका जो दूसरा ग्रुप होता है, इसके दूसरे ग्रुप में देखिएगा कौन कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं। एक होता है बेरिलियम, फिर मैग्नीशियम, फिर क्या होगा कैल्शियम, फिर स्ट्रोंशियम, फिर बैरियम, और लास्ट होता है रेडियम। इसका एटॉमिक नंबर याद करने का ट्रिक हमने बताया था आपको अपने प्रीवियस वीडियो में, जो कि ऐसा मैंने बताया था 2, 8, 8, 18, 18, 32 ऐसे करके हम लिखते हैं। ठीक है, और इसका 1 होता है तो इसमें 2 को प्लस किया तो इसका 3 हो गया, इसमें 8 को प्लस किया तो इसका 11 हो गया, फिर 8 को प्लस किया तो 19 हो गया, फिर 18 को प्लस किया तो 37 हो गया, फिर 18 को प्लस किया तो 55 हो गया, और फिर इसमें 32 को प्लस करोगे तो मिल जाएगा 87। ठीक है, ये ट्रिक हमने बताया है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया। आप जाकर के उसे ज़रूर देख लें इसके प्रीवियस वीडियो को, क्योंकि अब एक ही चीज़ बार बार नहीं बताया जा सकता है। ठीक है, तो आप जा करके उसे देख सकते हैं। उसमें हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी करा दिया था। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी, सारे टॉपिक का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन डिस्कशन यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑलरेडी बता रखा है। तो मैं रैंडमली आपको बता देता हूँ कि जब हमने पहले ग्रुप का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किया था तो यन S1 कन्फिग्रेशन शो कर रहा था, और जो दूसरा ग्रुप है ये यन S2 कन्फिग्रेशन शो कर रहा था। ठीक है, ये हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करके देखा था। यन क्या था, नंबर ऑफ पीरियड, और जो S1 है यह रिप्रेजेंट कर रहा था कि जो एलिमेंट है वो यस ब्लॉक के फर्स्ट ग्रुप में एग्जिस्ट करेगा। या फिर यहाँ पर जो यन है यह भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, नंबर ऑफ पीरियड को। और जो S2 है, जो 2 है, 2 क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि यस ब्लॉक के दूसरे ग्रुप में एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। तो दोस्तों, आज हमें डिस्कस करना है अल्कलीज मेटल के बारे में। अल्कली देखो क्या होता है, जो फर्स्ट ग्रुप के ये जो एलिमेंट होते हैं, इन एलिमेंट को हम बोलते हैं अल्कली मेटल्स। ठीक है, और जो सेकंड ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं इनको हम बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक, तो ये देखते हैं पहला इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, जो कि हमने बता दिया, तो इसे हमें फिर से बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसका एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई समझते हैं और आयोनाइजेशन इंथैल्पी को डिस्कस करते हैं। ठीक है, पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो ये जो मेटल्स हैं, इन मेटल की एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जब आप टॉप टू बॉटम आते हैं जब भी आप टॉप टू बॉटम आएंगे तो इनका जो एटॉमिक साइज़ है वो इंक्रीज होती रहती है। ठीक है जी, जब भी टॉप टू बॉटम आओगे तो इसका एटॉमिक साइज क्या होगा, इंक्रीज होता रहता है। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, अब देखो यहाँ पर सपोज कर लो कि हमने
एलिमेंट का स्ट्रक्चर बनाया है। जो एलिमेंट है यहाँ पर गिवन है, पहला हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम है, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा हाइड्रोजन, फिर क्या है लिथियम, फिर है सोडियम, फिर पोटेशियम, उसके बाद में है रुबिडियम, फिर है सीजियम और लास्ट है फ्रांसियम। देखो जैसे हम लोग जब भी टॉप टू बॉटम आएंगे, हो सकता है आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा, जब पीरियोडिक टेबल आपने पढ़ा होगा, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन जब पढ़ा होगा, तो उसमें आपको बताया गया होगा कि जब भी हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो वहाँ पर एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, और जब भी हम टॉप टू बॉटम आएंगे तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। एटॉमिक साइज इंक्रीज क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्बिट्स इंक्रीज होंगे, और जब नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज होंगे तो एटॉमिक साइज भी इंक्रीज होगा, ठीक है। तो सिंपली कह सकते हो क्या, रेडियस क्या होता है, इसके सेंटर से लेकर के सरफेस तक का दूरी। या जैसे मैं एक एग्जांपल तो ये थोड़ा सा बड़ा फिगर है तो इसको लेकर के मैं समझाता हूँ आपको। सपोज करो कि इसका सेंटर हो गया, तो न्यूक्लियस के सेंटर से, ऐसे कह सकते हैं, न्यूक्लियस के सेंटर से लेकर के इसके सरफेस तक का जो दूरी है इसको हम बोलते हैं एटॉमिक रेडियस, ठीक है। और हम जानते हैं कि जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट होते हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में या S1 या S1 था, ठीक है ना। तो इसको अपने स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए अपने एक इलेक्ट्रॉन को लूज करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा आपने पढ़ा भी होगा, क्लास 10th में भी पढ़ा होगा कि जो यस ब्लॉक के या जो ग्रुप फर्स्ट के जो एलिमेंट होते हैं वो 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं टू अटेन इट्स स्टेबिलिटी, ठीक है। तो अपनी स्टेबिलिटी को अटेन करने के लिए ये क्या करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करके क्या बनाएंगे, आयन बनाएंगे, ठीक है। तो इनकी जो आयोनिक रेडियाई होगी, आपने ये समझा कि जो एटॉमिक रेडियाई है, एटॉमिक रेडियाई टॉप टू बॉटम जाने पर इंक्रीज करेगा, ठीक है। जब आप टॉप टू बॉटम आएंगे तो क्या करेगा जी, इंक्रीज करेगा, ठीक है। और हम आयोनिक रेडियाई की बात करें, आयोनिक रेडियाई कब बनेगा, जब ये एलिमेंट अपने लास्ट इलेक्ट्रॉन को लूज कर देंगे, यानी कि जो S1 कन्फिगरेशन आ रहा है, इस 1 इलेक्ट्रॉन को जब ये लूज कर देंगे तो उस कंडीशन में कैटायन का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। आप जानते हैं कि जितने भी एलिमेंट पाए जाते हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में, वो अपने स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए, एक्सेप्ट नोबल गैसेस, ठीक है, नोबल गैस को छोड़ दिया जाए तो जितने भी एलिमेंट हैं वो या तो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, या फिर दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे, या फिर शेयर करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो मेटल्स होते हैं, मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, यानी कि ये अल्कलीस मेटल्स होते हैं या अल्कलाइन अर्थ मेटल, ये भी मेटल होते हैं। तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे अपनी स्टेबिलिटी को अटेन करने के लिए, और जब इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे तो कैटायन का फॉर्मेशन करेंगे, और जो एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा वो एनायन का फॉर्मेशन करता है। तो खैर अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं इसका जो आयोनिक रेडियाई होगा, आयोनिक रेडियाई जब आप टॉप टू बॉटम जाएंगे तो आयोनिक रेडियाई भी इंक्रीज करेगा, ठीक है। जब टॉप टू बॉटम जाएंगे तो एटॉमिक रेडियाई और आयोनिक रेडियाई दोनों इंक्रीज करेंगे। अब आते हैं और समझते हैं इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो देखिएगा, अगर हम इसके अल्कलीज मेटल के अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो सबसे पहला इसका प्रॉपर्टी है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। देखो मैं आपको बता दूं कि जो अल्कलीज मेटल्स होते हैं, बेसिकली अल्कलीज मेटल्स सॉफ्ट नेचर के होते हैं, ठीक है। अगर देखें तो सोडियम, पोटेशियम, ये सब बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, ठीक। ये इतना सॉफ्ट होता है सोडियम और पोटेशियम कि इसको अगर हम चाहें तो नाइफ की हेल्प से कट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सॉफ्ट होने के कारण इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो दोनों ही बहुत लो होते हैं। तो दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अगर हम मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो जो अल्कलीज मेटल होंगे, अल्कलीज मेटल की मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होती है। अब देखते हैं डेंसिटी के बारे में। अब मैंने तुम्हें जस्ट बताया कि ये बहुत सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। जो अल्कलीज मेटल होते हैं जब सॉफ्ट होंगे तो कह सकते हो कि इसकी डेंसिटी कम होगी, ठीक है। जब डेंसिटी कम होगी तभी तो सॉफ्ट होगा ना, तो इसकी डेंसिटी जो होती है अल्कलीज मेटल की वो भी कम होती है। अब और देखते हैं, नेक्स्ट है इसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर या फिर मेटालिक कैरेक्टर, इसको समझते हैं। बच्चों मैं तुम्हें बता दूं, अभी मैंने बताया आपको कि जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो एटॉमिक साइज बढ़ेगा। एटॉमिक साइज बढ़ने का सेंस क्या है कि इसका एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा, या फिर कह सकते हो आयोनिक रेडियस भी बढ़ेगा। दोनों कंडीशन हो रहा है यहाँ पे, एटॉमिक रेडियस भी बढ़ रहा है और आयोनिक रेडियस भी कह सकते हो बढ़ेगा। तो अब समझना एक चीज कि जो एटम जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, जो एटम जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे वो उतना ही अच्छा मेटल माना जाता है और उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहलाएगा,
ठीक है, कोई भी एटम अपने इलेक्ट्रॉन को यदि आसानी से लूज कर देता है तो हम उसे कहेंगे कि वो मेटल है और एक अच्छा मेटल है, ठीक है, क्योंकि वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे रहा है तो उसका मेटालिक कैरेक्टर भी ज़्यादा होगा। और अगर कोई एटम अपने इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करता, किसी दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो क्या है, नॉन मेटल है। तो बच्चों मैं तुम्हें बता दूं कि खुद से सोचो कि एटम में दो रीजन होता है, किसी भी एटम के अंदर दो रीजन होता है, एक होता है न्यूक्लियस और दूसरा होगा आउटर रीजन। न्यूक्लियस में सारे के सारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे प्लस लगाया है। और आउटर रीजन में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इसके चारों तरफ रिवॉल्व करते रहते हैं। आपने देखा कि जब आप टॉप टू बॉटम आएंगे तो एटॉमिक साइज बढ़ेगी। जब एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो कह सकते हो कि इस न्यूक्लियस से, या सिंपल यहीं पे समझ लो, एक के हेल्प से समझ लो, इस न्यूक्लियस से लेकर के इस इलेक्ट्रॉन तक का भी डिस्टेंस बढ़ेगा ठीक है। और आपने एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में पढ़ा होगा, कूलॉम्स लॉ पढ़ा होगा, कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है K/Q1 Q2/r² होता है, ठीक है यानी ये डिस्टेंस के स्क्वायर की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी जैसे जैसे इसका साइज बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे इसका रेडियस बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे इस इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से अट्रैक्शन कम होता जाएगा, ठीक है जी। जब ये साइज छोटा है यानी इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर रेडियस कम है। रेडियस थोड़ा और बढ़ा तो कह सकते हो कि इसका अट्रैक्शन थोड़ा कम हो गया, रेडियस थोड़ा और बढ़ा अट्रैक्शन थोड़ा और कम हो गया, रेडियस और बढ़ा अट्रैक्शन और कम हो गया। एक सिंपल सा एग्जांपल ले लो यार, अगर तुम एवरीडे लाइफ की बात कर लो, जैसे मान लो दो बहुत ही क्लोज फ्रेंड हैं, ठीक है, दो क्लोज फ्रेंड हैं, वो हमेशा एक साथ रहते हैं, एक साथ खाते पीते हैं, सोते हैं, जो भी काम है सब साथ में करते हैं। काफ़ी समझदार हो तो समझ सकते हो इसको। तो दो फ्रेंड एक साथ रहते हैं तो उनके बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। लेकिन यदि वही दो फ्रेंड एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं, काफ़ी दूर चले जाए, तो जैसे जैसे वो दूर जाएंगे वैसे वैसे उनके बीच का जो अट्रैक्शन है धीरे धीरे करके कम होता रहेगा, ठीक है। और उस कंडीशन में बॉन्ड बनाना, कि कोई थर्ड पर्सन किसी एक से बॉन्ड बनाना चाहे तो बड़ी ही आसानी से बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि जब वो दूर हो गए तो उनके बीच का अट्रैक्शन कम हो गया। वही कंडीशन तो यहाँ पर भी होगा, जैसे जैसे एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है वैसे वैसे इसका न्यूक्लियस से अट्रैक्शन कम होता जाएगा इलेक्ट्रॉन का, और इलेक्ट्रॉन आसानी से डोनेट करेगा, ठीक है। जब हम टॉप टू बॉटम आएंगे तो इलेक्ट्रॉन का डोनेशन और ही ज़्यादा आसान होता जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन, और जो जितना ही आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे उसको हम लोग इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। तो कह सकते हो क्या कि जब हम टॉप टू बॉटम आएंगे तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ेगा क्या बढ़ेगा जी, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ेगा, ठीक है। जब भी आप टॉप टू बॉटम आएंगे इस अल्कलीस मेटल के केस में तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ेगा। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ने से ये श्योर हो गया कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी जी, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हैं। जब इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ा तो इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर घट गया, और जब इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ा मीन्स मेटालिक कैरेक्टर बढ़ा, ठीक है ना। तो कह सकते हैं इसका मेटालिक कैरेक्टर जो होगा वह भी इंक्रीज कर जाएगा। जब हम टॉप टू बॉटम आएंगे तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज कर जाएगा। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि इसका जो तीसरा प्रॉपर्टी है, जो अल्कलीज मेटल्स होते हैं वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के होते हैं। और एक और कंडीशन है कि जब हम टॉप टू बॉटम जैसे जैसे जाएंगे एक ग्रुप में, यानी एक अल्कलीज मेटल के ग्रुप में जब हम टॉप टू बॉटम जाएंगे तो इनका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ेगा, और जब इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ेगा तो कह सकते हो मेटालिक कैरेक्टर भी बढ़ेगा, ठीक है। आइए अगला देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। देखो जो ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट होते हैं उनके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को लूज करने की कैपेसिटी होती है, ठीक है। ये सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकते हैं। तो कह सकते हो कि इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। अच्छा देखो, जो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव होता है, और जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो सिंपली कह सकते हो क्या कि जो अल्कलीज मेटल्स होते हैं, अल्कलीज मेटल सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकते हैं, इस वजह से उनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो +1 होता है। चूंकि लूज कर रहे हैं इसलिए +1 होगा ठीक है। तो हमने बोला कि जितने भी अल्कलीज मेटल्स होते हैं उनका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगा, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और मैं बता दूं आपको कि जैसे
यहाँ पे एक चीज़ एकदम छूट गया हमारा, आयोनाइजेशन इंथैल्पी छूट गया है। देखो आयोनाइजेशन इंथैल्पी को भी समझाता हूँ। जनरली अगर हम बात करें आयोनाइजेशन इंथैल्पी का, तो टॉप टू बॉटम आने पर, अच्छा पहले समझ लो आयोनाइजेशन इंथैल्पी होता क्या है। किसी भी एटम को आयोनाइज करने के लिए, यानी कि आयन के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जितनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है उसे हम बोलते हैं आयोनाइजेशन इंथैल्पी। किसी मेटल को एक कैटायन के फॉर्म में बदलने के लिए, जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पर बोला हूँ, किसी मेटल को कैटायन के फॉर्म में बदलने के लिए हम जानते हैं कि उसके इलेक्ट्रॉन को लूज करना पड़ेगा। तो उसके इलेक्ट्रॉन को लूज कराने के लिए जितनी एनर्जी की ज़रूरत होती है उसे हम बोलते हैं आयोनाइजेशन इंथैल्पी। इंथैल्पी का मतलब होता है एनर्जी, ठीक है। तो आप आयोनाइजेशन इंथैल्पी समझ गए होंगे। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू लूज वन और मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए मेटल इज कॉल्ड आयोनाइजेशन इंथैल्पी, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं इस अल्कली मेटल की, तो अभी हमने बताया आपको अल्कली मेटल हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, मतलब ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन को आसानी से लूज कर देंगे तो हमें ज़्यादा एनर्जी नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। हमें कम ही एनर्जी दे करके हम चाहें तो इलेक्ट्रॉन को लूज करा सकते हैं। तो सिंपली कर सकते हो क्या कि अल्कली मेटल का आयोनाइजेशन इंथैल्पी कम होता है। और अगर रहा सवाल टॉप टू बॉटम का, जब हम अल्कली मेटल के ग्रुप में जब हम टॉप टू बॉटम आएंगे तो यहाँ पर आयोनाइजेशन इंथैल्पी डिक्रीज होगी, ठीक है। जब टॉप टू बॉटम आएंगे तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या होगी, डिक्रीज होगी। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, ये हम फर्स्ट ऑर्डर आयोनाइजेशन इंथैल्पी की बात कर रहे हैं। इसका फर्स्ट ऑर्डर आयोनाइजेशन इंथैल्पी कम होता है। लेकिन अगर किसी बुक में दे दिया कि इसका सेकंड ऑर्डर आयोनाइजेशन इंथैल्पी कम होगा कि ज़्यादा होगा, तो इसका सेकंड ऑर्डर आयोनाइजेशन इंथैल्पी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो काफ़ी ज़्यादा कैसे होता है इसको मैं प्रूव करता हूँ। जैसे अगर मान लो मैं एक एटम लेता हूँ, सोडियम को ले लेता हूँ, ठीक है। सोडियम का एटॉमिक नंबर हम जानते हैं 11 होता है। तो मिल जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s1, ठीक है। देखो 6 4 10 और 1 11 हो गया। या इसी को अगर आप देखें तो 281, जो कि आप क्लास 10th में ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में करते थे 281। तो आप जानते हैं कि इसके पास अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा तो स्टेबिलिटी इसकी मेंटेन हो जाएगी, इसके आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 आ जाएंगे, ठीक है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को इसीलिए तो लूज कर रहा है ताकि स्टेबिलिटी को मेंटेन कर सके। जब फर्स्ट ऑर्डर इसको थोड़ा सा मिटाते हैं सॉरी, देखिएगा स्वास्थ्य थोड़ा सही नहीं चल रहा है, उसके बावजूद भी वीडियो जारी है, संघर्ष जारी है। तो आपसे भी उम्मीद करेंगे कि आप भी वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को शेयर करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि आपके एक लाइक से हमारा हौसला और बढ़ता है और हम आपके लिए न्यू कंटेंट लेकर के आते रहते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ सपोर्ट भी करें और साथ साथ आप स्टडी भी करते रहें। फिर देखिएगा अगर हम फर्स्ट ऑर्डर आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करते हैं तो फर्स्ट ऑर्डर आयोनाइजेशन एंथैल्पी में आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होगा, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन को लूज करना आसान है। लेकिन जैसे ही जब इसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया तो Na+ की अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करो तो 2 8 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया इसका। जब ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और उसके बावजूद तुम एक इलेक्ट्रॉन लूज कराना चाहते हो तो ये लूज नहीं करना चाहेगा ना, क्योंकि ये अपना इलेक्ट्रॉन इसीलिए लूज किया था कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। और इसके बाद में आप इलेक्ट्रॉन लूज करा रहे हैं, मतलब 2 7 आ जाएगा। तो 7 आएगा तो ऑक्टेट कंप्लीट ही नहीं रहा, मतलब इसकी स्टेबिलिटी तो मेंटेन ही नहीं रही ना। इस वजह से कह सकते हो कि इसका जो सेकंड ऑर्डर आयोनाइजेशन एंथैल्पी होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है और फर्स्ट ऑर्डर आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत कम होता है, ठीक है। अब देखना नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ऑक्सीडेशन स्टेट हमने बता दिया था। अभी देखते हैं लैटिस एंथैल्पी के बारे में कि लैटिस एंथैल्पी क्या होता है। आप जानते हैं कि जितने भी अल्कली मेटल्स होते हैं, अल्कली मेटल्स नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट बनाते हैं। जैसे अगर हम बात करें NaCl का, तो सोडियम है और क्लोरीन है, दोनों आपस में मिले हैं तो NaCl का फॉर्मेशन हुआ। NaCl एक सॉल्ट है, ठीक है। हम जानते हैं एक पॉजिटिव कैरेक्टर शो कर रहा है, एक नेगेटिव कैरेक्टर शो कर रहा है, तो इनके बीच में अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा होगा, ठीक है। इनके बीच में अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा होगा। तो इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जिस एनर्जी की जरूरत होती है उसको हमने बोला लैटिस एंथैल्पी, ठीक है। तो खुद से सोचो, एक पॉजिटिव कैरेक्टर शो करने वाला, एक नेगेटिव कैरेक्टर शो करने वाला, दोनों में अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा, और उस अट्रैक्शन को यदि ब्रेक करना हो तो कितना डिफिकल्ट होगा।
ठीक है। इस वजह से कह सकते हैं आप कि इसकी जो लैटिस इंथैल्पी होगी, इसकी लैटिस इंथैल्पी काफ़ी ज़्यादा होती है। और लास्ट कैरेक्टर है इसका, लास्ट कैरेक्टर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो का मतलब क्या हो गया, फोटोन, इलेक्ट्रिक मतलब हो गया इलेक्ट्रिसिटी, और इफेक्ट मतलब इफेक्ट, यानी कि फोटोन के कारण जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, ठीक है, जब लाइट के कारण, फोटोन मतलब क्या है जी, लाइट, लाइट के स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हम फोटोन कहते हैं, ठीक है। तो कह सकते हो क्या कि जब लाइट के कारण इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है तो उसको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। तो जितने भी अल्कली मेटल्स होते हैं, अल्कली मेटल का कैरेक्टर होता है कि जैसे ही फोटोन उस अल्कली मेटल पे फॉल करेंगे तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होगा। यानी इस अल्कल, सपोज कर लो कि हमारा अल्कली मेटल है, तो इस अल्कली मेटल के सरफेस पर जैसे ही फोटोन फॉल किया, जैसे लाइट फॉल करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकलेगा अपने सरफेस से, ठीक है। और ये कैरेक्टर क्या कहलाता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाता है। और हम जानते हैं जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो कह सकते हो कि यहाँ पे फोटो करंट जनरेट हो जाएगा, क्योंकि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करेगा, तो यहाँ पे फोटो करंट जनरेट हो जाएगा। तो सिंपली कह सकते हो क्या कि जितने भी अल्कलीस होते हैं या अल्कली मेटल्स होते हैं वो सारे के सारे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करते हैं, यानी कि कह सकते हो लाइट के कारण इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं, ठीक है। तो लगभग आपको इसके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी भी समझ में आ गया होगा, साथ ही साथ इसके जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो जनरल कैरेक्टरिस्टिक आपने समझ लिया होगा। दोस्तों अपने अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, ये केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कलीज क्या होता है, ठीक है। और उसके बाद हम आ जाएंगे इसके कुछ रिएक्शंस के बारे में कि ये किसके साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, इसको भी हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो यकीनन आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा, और यदि आपको आज का लेक्चर समझ आया है तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलना, और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन तो दबा ही देना यार। और मैं एक बार फिर से कहता हूँ, आपके एक लाइक और सब्सक्रिप्शन से हमारा हौसला और बढ़ता है, इस वजह से आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं आपके लिए एक न्यू कंटेंट लेकर के आता रहूँगा। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक न्यू एनर्जी के साथ, तब तक के लिए विदा लेंगे। जय हिंद दोस्तों।